गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। आज मैं जो अपना एक सिलेबस बनाया है, स्टैंडर्ड सिलेबस, जो देश के किसी भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े एग्जाम, बीएड की तैयारी, बीएड के पेपर, डीएलएड, कुछ भी जो देश में होगा उससे जुड़ा हुआ है। आज हम बात करेंगे डोमेन ऑफ डेवलपमेंट में। फिजिकल की बात हो गई है, कॉग्निटिव की हो गई है, सोशियो इमोशनल हो गई है, मॉरल डेवलपमेंट की बात करेंगे कि मॉरल डेवलपमेंट के क्या सिद्धांत हैं और क्या है ये। तो सबसे पहले जानिए कि शिक्षा का पूरा सरोकार एक मॉरल इंस्टीट्यूशन से है। कोई भी शिक्षण संस्थान सबसे पहले वो मॉरल इंस्टीट्यूशन होता है। चूंकि ऐसा माना गया है, शिक्षा नीति में कहा गया है कि कोई भी टीचर का हाइट इतना बड़ा है कि उससे बड़ा किसी का भी हाइट देश में नहीं होता है। नो कंट्री हैज हाइट एबव देन इट्स टीचर्स हाइट। किसी भी देश का नहीं होता। तो सबसे ऊंचाई पे रहने वाला व्यक्ति ही शिक्षक है और वो मॉरल इंस्टीट्यूशन चलाता है। एक डिबेट इन दिनों बहुत चलता है कि क्या शिक्षा का सरोकार सोशल चेंज से है। तो अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो और उसमें हो कि इसका कोई सरोकार नहीं है, तो आंसर आज के डेवलपमेंट में, आज के शिक्षाविद इस निष्कर्ष पे पहुंचे ही नहीं। सोशल चेंज के साथ ही शिक्षा में परिवर्तन आता है, लेकिन शिक्षा के कंधे पे सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ का दायित्व है तो मॉरल डेवलपमेंट का है, सोशल चेंज का नहीं है। हाँ, सोशल मोबिलिटी की बात आएगी, जब सामाजिक गतिशीलता की बात आएगी तो शिक्षा के कंधे पे सामाजिक गतिशीलता है। उन सारे बंधनों से शिक्षा चीज़ों को मुक्त करती है जिससे व्यक्ति एक परिष्कृत जीवन जीने की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। तो कहीं ना कहीं लाइफ में प्यूरिफिकेशन लाना, इम्प्योर को प्योर बनाना, अंधविश्वासों से दूर करना, ज्ञान की कमी से जो चीज़ें हो गई हैं उसको खत्म करना, ये शिक्षा करती है। तो एजुकेशन एक इंस्ट्रूमेंट है सोशल मोबिलिटी की। इसमें वर्टिकल मोबिलिटी भी है, हॉरिजॉन्टल भी है, ऊर्ध्वाधर भी है और क्षैतिज भी है, जिसमें शिक्षक का भी होता है मोबिलिटी और इसके साथ सोसाइटी के अन्य पार्ट का भी होता है और वर्टिकल मोबिलिटी भी होता है। अद्भुत का होता है, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। अब इससे अद्भुत बात क्या होगी, वर्टिकल मोबिलिटी शिक्षा और ज्ञान के बदौलत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चाय बेचने वाले से प्रधानमंत्री बन गए। दैट इज द वर्टिकल मोबिलिटी की अपेक्स पे पहुंच गए। आज हमारे पूज्य राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी किस बैकग्राउंड से आती थी और कहाँ पहुँच गई, तो उसके पीछे शिक्षा का भी बहुत बड़ा एक योगदान है। वर्टिकल मोबिलिटी में आप देखते हैं कि इस स्कूल से उस स्कूल आपका ट्रांसफ़र हो जाना, दैट इज़ अ वर्टिकल मोबिलिटी। लेकिन किसी का टीचर से प्रिंसिपल बन जाना वर्टिकल मोबिलिटी कहलाएगा। तो ये शिक्षा करती है, लेकिन सोशल चेंज में शिक्षा का बहुत सरोकार नहीं है, क्योंकि शिक्षा अल्टीमेटली राज्य के द्वारा निर्देशित होती है। और प्लेटो ने कल्पना की थी कि राज्य का प्रमुख दार्शनिक होना चाहिए, तब जाके शिक्षा अपने मूल ध्येय को पाएगी। लेकिन प्रजातंत्र में यह संभव नहीं है कि राज्य का प्रमुख दार्शनिक हो और शिक्षा स्वतंत्र होके चले, तो सोशल चेंज कर सकता है, जैसा आग्रह स्वयं प्लेटो के गुरु सुकरात भी करते हैं और शिष्य अरिस्टोटल भी करते हैं। बट दिस इज क्वाइट इम्पॉसिबल। अब हम बात थोड़ा फैक्ट फाइल से ले कि मॉरल, अब बड़ा अंग्रेजी और हिंदी के अनुवाद में बहुत दिक्कत है, इसलिए मॉरल को मॉरल ही लिखा जाए, याद रखा जाए। वैसे जो मास किताबें जो नैतिक लिखती हैं, बड़ा इथिक्स, मॉरल, वैल्यूज़, ये सबको अलग से हम पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोग लेंगे तो सारे शब्द को हम लोग अपने ढंग से रखे हैं और मॉरल को हम मॉरल ही कहना पसंद करेंगे, चूँकि हिंदी में ये आज़ादी है, ये हमें कोई नहीं रोकता है कि विदेशी शब्द को हम देवनागरी में ले आए।
तो मॉरल विकास के दो स्तंभ है, 2 पिलर्स ऑफ द मॉरल डेवलपमेंट। क्या है ये 2 पिलर? तो पहला पिलर है, हालांकि 3 पिलर की बात करूंगा, चूंकि उत्तर आधुनिक में हूं तो न्यूरो साइंस भी अब आ चुका है मॉरल डेवलपमेंट के फील्ड में, उसका भी हस्तक्षेप है फंक्शनल एमआरआई के द्वारा, उसको भी देखा गया है। तो फिलहाल जो चीज़ें हैं वो है समाजीकरण दृष्टिकोण, सोशलाइजेशन या सोशल अप्रोच, और दूसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट सिद्धांत। तो पहले सोशलाइजेशन दृष्टिकोण को समझेंगे, जो मैंने थोड़ा बताया अभी कि मॉरल डेवलपमेंट इनफैक्ट ये बहुत बड़ी एक कहानी है। अद्भुत बात है कि शिक्षा का पहला कर्तव्य मॉरल डेवलपमेंट है, और अब नई शिक्षा नीति आने के बाद 15 वर्षों तक बच्चा आपके पास रहेगा, तो अकाउंटेबिलिटी तो लेनी ही पड़ेगी गुरुवर आपको। आप चूंकि आप भी उस सोशलाइजेशन के पार्ट हैं, स्कूल इज ऑल्सो द एक्टिव पार्ट ऑफ द ह्यूमन सोशलाइजेशन। मनुष्य का परिवार के बाद सोशलाइजेशन समाज के दायरे में आ जाता है, और स्कूल इज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी, वो समाज का पार्ट है, समाज से बाहर नहीं जाता है। तो 15 वर्षों तक आपके पास रहता है, फिर मॉरल इंस्टीट्यूशन में ही जाता है। हायर एजुकेशन इज ए मॉरल एजुकेशन। तो जब वो वहाँ जाता है, उसके बाद हम देखते हैं कि देश के सर्वश्रेष्ठ कंपटीशन में इथिक्स का पेपर आ गया। तो कहाँ मॉरल क्राइसिस होती है? तो 2 डिबेट यहाँ खड़ा होता है कि एक है कि मनुष्य यानी युवावस्था तक, श्रम बाजार में जाने तक, अगर इसको इकोनॉमिक के टर्म में देखेंगे तो अल्टीमेटली मनुष्य कहाँ जाता है? पूंजी मार्केट में अपने श्रम को बेचने जाता है, चाहे वो आईएएस हो या चपरासी हो, जाना उसको लेबर मार्केट में। जब वो श्रम बाजार के लिए जाता है तो या तो इसलिए वहाँ पे इतना नैतिक रूप से उसको पढ़ाया जा रहा है कि भैया अभी तक आप नैतिक हो, अनैतिक नहीं हो, आगे संभल के रहना। लेकिन ये भी अपने आप में कंट्राडिक्टरी है। उस थर्मामीटर पे भी हम देखते हैं तो गलत लगता है कि इतने लंबे समय तक जिसके नैतिकता के ऊपर इतना जोर दिया गया हो, तो ऐसा क्या मामला है, इसको परखना होगा। तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ कि सामाजिक संदर्भ ये है, और संज्ञात्मक यानी नॉलेज के द्वारा जो आप अधिगम करेंगे, लर्निंग करेंगे, उसके द्वारा आप में एक नैतिकता का विकास होगा। यानी परिवार से नैतिकता की शुरुआत हो जाती है और स्कूल उसमें ऐड ऑन करता है, और दूसरा टोटल संज्ञात्मक विकास में आपकी भूमिका है। भारत जैसे देश में चूंकि यहाँ पेरेंट्स के समझ से बाहर है, बहुत विविधापूर्ण देश है, कुछ लोग शिक्षा के प्रति समर्पित हैं, वो मध्यम वर्ग है, और एक कंट्राडिक्टी पैदा होती है कि मध्यम वर्ग एजुकेशन बाय द मिडिल क्लास फॉर द मिडिल क्लास। यहीं पे आके शिक्षा रुकती है भारत की, और एक डिबेट का मैटर है। और ये प्रॉब्लम डेवलप देशों में भी था, अमेरिका में भी था, और ये प्रॉब्लम ब्रिटेन में भी था। जब वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर आया, और इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले औद्योगिकरण से पहले प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज में देखते हैं कि दोनों जो आज विश्व के सबसे धनी देश हैं, वो भी इस सदी तक, यानी पहला जो कमीशन पोस्ट मॉडर्न फेज में ही लगा, जिसने अमेरिका में जिस कमीशन की स्थापना हुई, एज वेल जिस समय हमारे यहाँ एक कमीशन की स्थापना हो रही थी कोठारी आयोग की स्कूल शिक्षा के लिए, ठीक उसी समय जॉन एलिजाबेथ आयोग ब्रिटेन में भी आया। उसने लगभग वही अनुशंसाएं की है जो कोठारी आयोग ने की है। तो हम क्या देखते हैं कि कॉग्निटिव स्तर पे सोसाइटी को एक लेवल पे लाना, सीधे पढ़ा देना नहीं, ये ज़रूरी है। नहीं तो क्या हो रहा है कि कुछ पार्ट में बहुत मॉरलिटी है, कुछ क्लास में बहुत मॉरलिटी हो जा रही है। चूँकि बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो कल्चरल पूंजी भी उनके पास नहीं है, सांस्कृतिक पूंजी के बिना भी स्कूल आ रहे हैं, भाषा की पूंजी नहीं है, बहुत ढंग की विषमताएं हैं, भाषा की पूंजी नहीं है, और शिक्षक से वो कनेक्ट करता है। बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जा रही है। और खासकर महानगरीय परिवेश में या नगरीय परिवेश में, अर्बन कल्चर में जो शिक्षा का एक मिथक पैदा हो गया है कि अर्बन सेक्टर अच्छा शिक्षा में कर रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन की भरमार है,
प्राइवेट स्कूल की भरमार है। लेकिन वहाँ जब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो डेवलप होगा तब मॉरल से कनेक्ट होगा। तो इन दैट वेरी केस क्या वैरीज करता है, लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर खड़ा हो जाता है। और कल्चरल विरासत जो लाता है, जो मूलतः उसे विरासत में ही मिलता है, क्योंकि संस्कृति तो समाज परिवार में पैदा होती है, विरासत में ढोई गई है, उसी संस्कृति में लोग चलते हैं। क्योंकि किसी संस्कृति में आप देखते हैं कि खान पान अलग हो जाता है, भाषा विचार अलग हो जाता है। बड़ा देखेंगे कि कोई बहुत सिंदूर लगा के आ रहे हैं, कोई सिंदूर नहीं लगा रहा है। सिंदूर कहीं साधवा का प्रतीक है, कहीं विधवा का प्रतीक है, तो ना लगाना। तो क्या दिखता है आपको? इन तमाम विविधताओं में क्या लगता है कि कल्चरल पूंजी, जो लेबरर्स हैं, मजदूर वर्ग आज भी हैं, जो जिनके लिए मजदूर वर्गों के लिए भी स्कूल की व्यवस्था टेम्प्रोरी स्कूल की गई। गन्ना मजदूरों के लिए भी आपने सुना कि उनके लिए भी शक्करशाला की व्यवस्था की गई। तो उनके साथ जो संस्कृति आती है, अब महाराष्ट्र के शक्करशाला में मैक्सिमम बच्चे उत्तर प्रदेश और बिहार के जाते हैं, तो उसकी भाषा अलग है, और उस स्कूल के शिक्षक की भाषा अलग है, उसकी संस्कृति अलग है, वो कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो उसमें क्या होने लगता है, लैकिंग। इसलिए हम साथ साथ ये भी देखेंगे कि क्या शिक्षा मॉरल डेवलपमेंट में कितना कारगर हो रही है। नहीं हो रही है तो उसके दो कारण हैं। सबसे मेजर भाषाई संकट, और दूसरा जिससे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, वो पीयर ग्रुप में लर्निंग में पिछड़ता है, उसके दोस्त कम हो जाते हैं क्योंकि कनेक्ट कम्युनिकेशन से नहीं कर पाता। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो रही है सांस्कृतिक पूंजी की, कल्चरल कैपिटल की, वो एक संकट है हमारे सामने। तो हम ध्यान देते हैं कि मूलतः संज्ञात्मक विकास सिद्धांत में नैतिक निर्णयों और तर्क के विकासात्मक परिवर्तनों पर जोर दिया जाता है। आजकल तृतीय दृष्टि, जैसा मैंने कहा कि इवोल्यूशनरी अप्रोच की भी चर्चा होती है, और ये उद्विकासी बेसिकली विज्ञान के बहुत विकास से, ये तंत्रिका विज्ञान द्वारा, न्यूरो साइंस द्वारा, द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, दिमाग के अंदर कैसे काम करता है, एक बहुत मतलब मूलतः फ्रायड ने एक समस्या लाया, लोगों को सोचने के लिए बाध्य किया कि आदमी का जो सुपर ईगो है वो सदैव नैतिकता की बात करता है। तो किस ढंग का सुपर ईगो किस स्ट्राटा में, किस स्तर में समाज के काम करता है, जो सदैव आदर्श की कल्पना करता है। जैसे तीन चीज़ों में बांटा, ईगो, ईट्स और सुपर ईगो। तो ईट्स बहुत शैतान है, मोटा मोटी जानने की ज़रूरत है क्योंकि हम डीप साइकोलॉजी में नहीं जाना चाहते। सुपर ईगो, उस फंक्शन को हम फंक्शनल एमआरआई द्वारा चीज़ों को भी देखा गया है और उससे कनेक्ट करके रिसर्च आया है। तो जटिल जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, प्रकृति है, नेचर है ह्यूमन का, उसको डिकोड करने के लिए विज्ञान का बहुत बड़ा हस्तक्षेप है। ये चूंकि विज्ञान का नहीं है, सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट हो गया, साइकोलॉजी का हो गया, और थर्ड वन इज द प्योर साइंस हो गया, प्योर न्यूरो साइंस की बात करता है। नेक्स्ट, समाजीकरण का दृष्टिकोण क्या, अब इस पर बात करेंगे, थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन। तो ये सीधा कहता है कि हर घर में कोई भी बड़ा क्या कहता है कि अपने अंदर इंक्लूजन करे, किस चीज़ का, सोशल सिस्टम का। जैसे माँ कहती है समय पे उठो, ब्रश करो, हाथ धो, वो नाखून काटो, बहुत जगह बिना सुबह नहाए हुए नाश्ता नहीं है, बहुत जगह सूर्य की पूजा है, दूसरे धर्म में दूसरे ढंग के रीति रिवाज हैं, सबके अलग अलग चीज़ें हैं। तो क्या है कि जो चीज़ विरासत में उस परिवार का होता है, उस जाति की होती है, उस भूगोल का जो होता है, उस चीज़ को वो फॉलो करता है। अभी देखिए कि इसी जनवरी महीने में 13 तारीख को दिल्ली में हम लोग थे, खूब धूमधाम से हम लोगों ने आग जलाई और लोहड़ी का त्यौहार मनाया, जो बिहार में नहीं है लेकिन पश्चिम भारत में, खासकर पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा में उसका प्रभाव है, क्योंकि यहाँ धान के फसल के बाद किसानी चीज़ है। लेकिन हर जगह किसी न किसी रूप में है, कहीं पोंगल के रूप में है, कहीं बिहू के रूप में है, और ठीक उसके नेक्स्ट डे मकर संक्रांति होती है। क्योंकि सूर्य अब हमारे अपने घर उत्तरायण हो गए हैं, तो सूर्य के उत्तरायण होने पे
नहा के पूर्वांचल में दही चूड़ा, कहीं खिचड़ी खाने का रिवाज है। तो अलग अलग चीज़ें हैं। तो हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा बेटी जहाँ रहे वो इस ढंग से जीवन को जिए, नहा के सूर्य की पूजा करे और उसके बाद तिल को छुए, वो ब्राह्मण को दान दिया जाए और चले। तो रीति रिवाज का समावेशन सोशलाइजेशन है। और इस थ्योरी से क्या होता है कि एक दूसरे के भावनाओं का ख्याल रखेंगे और भावना का ख्याल ही एक तरह से मॉरल का सब्स्टिट्यूट है। क्योंकि भावना से ही किसी को कोई गलत बात नहीं बोलेंगे, कोई गलत ऐसा व्यवहार न करेंगे, अमर्यादित नहीं रहेंगे। तो जब हम भावना से ऐसा करेंगे तो बट नेचुरल है कि वो चीज़ अपने आप मॉरल आ जाएगा। मॉरल के अंदर संसार की केवल सारी अच्छी आदतें ही नहीं हैं, तमाम गलत आदतों पे भी एक नियंत्रण लगाना मॉरलिटी है। आदत होनी चाहिए लेकिन वो आदत नियंत्रण में रहे, क्योंकि इसमें फिर एक डिबेट घुस जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस का, संवेदी विकास का। वो किसी चीज़ को आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करता है, वो इन टोटलिटी, इन पूरी समग्रता के साथ, पार्ट एंड पार्शियली वो क्या करता है कि मनुष्य के व्यक्तित्व के सारे चीज़ों को स्वीकारता है और मनुष्य के विकास में उसको अपरिहार्य या ज़रूरी मानता है। तो डेट्स वाई द रीजन, ये एक कारण है कि बैलेंसिंग खोजता है मॉरल एजुकेशन, ना कि उसको डिप्रेस कर दिया जाए, उसको दबा दिया जाए या बचपन से उसको इग्नोर करने के लिए सिखाया जाए। इस शिक्षा का मॉरल डेवलपमेंट इस बात को नहीं कहता है। तो सामाजिक मानवों पर चलना, और इससे क्या होता है, वही फ्रायड कहता है कि अंतरात्मा में सुपर ईगो बनता है और वो सुपर ईगो मनुष्य को सामाजिक बनाता है, उसमें अपराध बोध रोकता है, शर्म उसमें बढ़ता है, चिंता जो है कंसर्न किसी चीज़ों के लिए, किसी कि पिताजी नहीं आए या घर में कोई परेशानी हो गई, वो सारी चीज़ें बढ़ेगा। साथ साथ उसके इमोशंस पे भी कंट्रोल लगता है। B.F. स्किनर बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं कि कुछ काम का उदाहरण देते हैं। ये कहते हैं कि व्यवहारवादी और सीखने के सिद्धांत से प्रभावित हुए फ्रायड की तरह स्किनर ने नैतिक मानदंडों और अन्य प्रकार के सामाजिक नियमों की अपेक्षाओं के बीच अंतर नहीं किया है। फ्रायड गुड्स एंड बैड का डिवीज़न किया है कि सुपर ईगो सदैव अच्छा की ओर ले जाता है, लेकिन स्किनर मानता है कि नैतिक मापदंडों और अन्य प्रकार के सामाजिक नियमों या अपेक्षाओं के बीच कोई अंतर नहीं है। दोनों एक ही चीज़ है जो किसी सोसाइटी का मोरल स्टैंडर्ड है और सोशल नियम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और फ्रायड के विपरीत स्किनर ने माना नैतिक व्यवहार अनुकूलन और सुदृढ़ीकरण के माध्यम से सीखे जाते हैं। अनुकूलन क्या है? एडॉप्टेशन। यहाँ पे फिर मैं याद करना चाहूँगा डार्विन को, क्योंकि डार्विन कहते हैं कि एडॉप्टेशन से ही हम सर्वाइव कर रहे हैं। तो मॉरल सर्वाइव करना भी मॉरल का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर अभी तक हम बचे हुए हैं तो हम मॉरली करेक्ट भी हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। और दूसरी बात कहता है कि सुदृढ़ीकरण के माध्यम से, तो सोशलाइजेशन में सुदृढ़ीकरण होती है और इसके द्वारा मॉरल का डेवलपमेंट होता है। क्योंकि समाज क्या करता है कि अच्छे काम के लिए पुरस्कृत करता है, तो सुदृढ़ीकरण हुआ उसके नियमों का। और जैसे ही हम कुछ गलत करते हैं तो हमें डांट फटकार या दंड भोगना पड़ता है। तो एजुकेशन जितने भी थ्योरिस्ट हैं, जैसे अल्बर्ट बंडूरा बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट हैं, खुद ये बुद्धि पे बहुत बड़ा काम है, संज्ञात्मक प्रक्रियाओं को इसमें शामिल किया है। उनका उदाहरण है कि अवलोकन या नकल करके सीखना या नए व्यवहार को मजबूती से कैसे स्वतंत्रता प्राप्त किया जा सकता है। ये सवाल उठाते हैं कि अवलोकन या नकल, तो कोई भी चीज़ कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड मानक पे चलता है। तो बंडूरा का वही कहना है कि स्टैंडर्ड, जिसको हम नॉर्म्स कहते हैं या आप लोकाचार भी कह सकते हैं, कि नॉर्म्स के द्वारा हम किसी चीज़ को फॉलो करते हैं अपने अगली पीढ़ी को, और उसी के द्वारा हमारा मॉरल डेवलपमेंट होता है। तो चार बातें, फ्रायड की मानसिक चीज़ का सबसे बेहतरीन चीज़ों से बैलेंस होकर मॉरल डेवलपमेंट होता है। दूसरा स्किनर जो फ्रायड से असहमति जताते हुए कहता है कि कोई खास चीज़ से नहीं होता है, बल्कि एक संतुलन से होता है।
एक संतुलन से होता है। बरडूरा वो सीधा कहता है कि मॉरल डेवलपमेंट के लिए रोल मॉडल के साथ चलना। आखिर क्या कारण है कि आप सोचते हैं कि किताब में विवेकानंद, गांधी जी या ऐसे लोगों की जीवनी पढ़ाई जाती है? क्यों? क्योंकि बच्चे उस चीज़ को देखें, समझें कि स्कूल का इंस्पेक्टर आ रहा है और गांधी जी के टीचर पैर में लात मार रहा है कि तुम गलत करो, ठीक कर लो। गांधी ने नहीं किया, तो यही कहानी काफ़ी है। या कोई कहानी पढ़ा देना, चाहे बाबा भारती की कहानी पढ़ा देना, तो सारी चीज़ें मोरल से कनेक्ट होती है। अब संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे का मानना है, चूँकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे सबसे बड़ा अथॉरिटी जीन पियाजे है, जिन्होंने डेवलपमेंट को 4 फेज में बताया है। तो इनका मॉरल पे क्या करना है? नैतिक विकास के ऊपर नज़र रखता है। जब कॉग्निटिव, संज्ञात्मक मतलब ज्ञान का विकास, इस शब्द से मत फंसिएगा, संज्ञात्मक विकास के दृष्टिकोण से बच्चों के नैतिक विकास के ऊपर नज़र रखता है। इस सिद्धांत का मानना है कि बच्चे पर्यावरण के साथ परस्पर इंट्रैक्शन के द्वारा, जब पर्यावरण मतलब पूरा वातावरण, पर्यावरण माने पेड़ पौधे नहीं, जब अपने सोसाइटी और अपने सारे चीज़ों के साथ मिलकर, जिसमें पेड़ पौधे भी हैं, सबसे मिलकर इंट्रैक्ट करके वो क्या करता है? मॉरल ज्ञान का निर्माण करता है। अब सोचिए कि मेरे शिक्षक ने बचपन में कहा था कि एक पेड़ को पानी दो, क्योंकि पेड़ को तुम डंडा भी मारते हो, कुछ भी करते हो, वो फल देता है। फलदार पेड़, फूल वाला फूल देगा। और इसके यहाँ बंदिश नहीं है कि अरे संजय को तुम ये फल नहीं उठाने देंगे हम। तो क्या है? मॉरल के लिए अगर बदले की भावना आ गई तो पूरा जीवन का शिक्षा का अर्थ ही खत्म हो गया। रिवेंज नहीं है। मॉरल सदैव किस चीज़ में विश्वास करता है? माफ़ी में विश्वास करता है। और माफ़ी किसका स्तंभ है? शांति का। जिस सोसाइटी में माफ़ी और शांति है, मॉरली सबसे आगे वही सोसाइटी है। क्योंकि उस सोसाइटी में ऐसी प्रतिस्पर्धा मचेगी ही नहीं कि सारे नॉर्म्स को खंडित किया जाए। आखिर इसमें इतना दम था, तब तो ईसा मसीह ने अपने को सूली पे चढ़ना स्वीकार किया, सुकरात ने किया सत्य के लिए। और सबका ये मानना था जब ये जानेंगे, चाहे गैलीलियो हो या गांधी हो, तब ये जरूर अपने को पश्चाताप करेंगे, और वही हुआ। तो शांति के लिए तो इस तरह से नैतिक ज्ञान के निर्माण में क्या ज़रूरत है कि आपसी इंटरेक्शन। और सवाल पूछ देता है परीक्षा में कि जीन पियाजे के विकास के सिद्धांत को क्या कहेंगे? बहुत लोग व्यवहारिक में मार देते हैं, बहुत लोग आदर्शवादी मान देते हैं। नहीं, ये कंस्ट्रक्टिविज्म है, रचनात्मकता है। चूँकि सत्य और अहिंसा का पालन करना, नैतिक रूप से सारे मापदंडों को मानना किसी सोसाइटी, वो रचनावाद का प्रतीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म है। इसमें गलती कभी नहीं करेंगे। पियाजे के सूत्रीकरण के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास की प्रक्रिया में केवल बाहरी मूल्यों और मानकों का आंतरिकरण नहीं शामिल है। यानी बाहरी मूल्य जो हमें सिखाए जाते हैं कि ये बड़े हैं, इनको प्रणाम करो, सामान को सही जगह रखो, समय का पालन पक्का करो, 1 मिनट भी लेट होना इससे सबसे बड़ा अपराध मानते हैं बड़े लोग। और मानकों का आंतरिकरण शामिल, बल्कि यह एक रचनात्मक प्रक्रिया, यह बच्चों में गलत और सही सोचने के संदर्भ में गुणात्मक परिवर्तन लाता है। और पियाजे के अनुसार नैतिक स्वाभाविक रूप से दूसरे के लिए प्रदर्शित होने वाला व्यवहार या कर्म है। क्योंकि नैतिकता हमारे कहने से नहीं होगा कि हम कितने नैतिक हैं, ये हमारे व्यवहार में एक्सप्रेस होगा और तब पता चलेगा कि हम कितने नैतिक हैं। यह सम्मान, निष्पक्षता, न्याय की धारणा के आसपास घूमता है। और जीन पियाजे ने अपना मॉरल सिद्धांत बच्चों के खेल नियमों के साक्षात्कार से पाया था। आज भी खेल सबसे बड़ा कॉग्निटिव मॉरल का उदाहरण है। देखते होंगे, एक बार बहुत बड़ा मैच हो रहा था, शायद आप लोग को याद हो ना हो, 4-5 साल पहले की बात है, वर्ल्ड कप ही रहा होगा, इंडिया बांग्लादेश शायद दोनों मिल के करा रहा था, और पाकिस्तान भी था। रिक्की पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन था, और सचिन तेंदुलकर के पास बॉल आया और सचिन को लगा कि मैं आउट हूँ। भारत को बहुत ज़रूरत थी तेंदुलकर की, लेकिन तेंदुलकर रुका नहीं, बिना अपील के वो चला गया। उस दिन पूरी दुनिया में
ये लिखा गया कि बड़ा प्लेयर होने का मतलब बड़ा स्कोर नहीं है, बड़ा प्लेयर होने का मतलब है कि आप कितने नैतिक रूप से करेक्ट हैं। खेल में सबसे ज़्यादा बच्चे बेईमानी करते हैं, हम लोग भी किए हुए हैं। जब इस चैप्टर को मैं पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ तो मुझे लगता है कि कंचा खेलते थे उसमें बेईमानी करते थे, क्रिकेट खेलते थे आउट नहीं होते थे, छोटे बच्चे होते थे उनको धमकाते थे। तो पियाजे का जो रिसर्च है सबसे नेचुरल जगह से है, इसीलिए पियाजे सदैव मनोवैज्ञानिक, बाल मनोवैज्ञानिक का हीरो ही रहेगा, क्योंकि असली नैतिकता यहीं से परखी जा सकती है। शुरू में एक प्री नैतिक स्टेज होता है जिसके प्रति बच्चे थोड़ा सा लापरवाह होते हैं। दूसरा स्टेज इन्होंने पियाजे ने कहा, क्योंकि पियाजे तो स्टेज वाले हैं, कि हेट्रोमोनस इथिक्स, विषम नैतिकता, जिसमें भय से, प्यार से, आदमी माता पिता के डर से, शिक्षक के डर से नैतिक बनने का भाव करता है। और सबसे लास्ट जो है ऑटोनोमस मॉरलिटी, स्वायत्त नैतिकता का फेज संज्ञात्मक विकास में वृद्धि है। यहाँ पे जब आता है आदमी स्वायत्त नैतिकता ऑटोनोमस की ओर, तब वो धीरे धीरे सहयोग, नियम, कानून, दोस्त का संगत, एक दूसरे की आज़ादी, एक दूसरे के लाइक्स डिसलाइक्स को रिस्पेक्ट करने लगता है। और यही थर्ड स्टेज है जो सबसे इम्पोर्टेंस है। तो एक प्री स्टेज है, ठीक है, उसमें बच्चा रहता है। प्री स्टेज को अपने वो 4 स्टेज में डेर स्टेज तक समझे हैं, माने मतलब 2 साल से 5 साल तक। उसके बाद हेट्रोजेनस एस्पेक्ट में आता है, जिसमें संज्ञात्मक बाधाओं से प्रभावित होता है। और तीसरे में वो स्वायत्त नैतिकता मतलब एब्सोल्यूट नैतिकता की ओर चलता है। हालांकि स्कूल ही ऐसी जगह है, शिक्षण संस्थान ही, जहाँ एब्सोल्यूट नैतिकता की बात होती है। लाइफ में कहीं भी निरपेक्ष नैतिकता खत्म हो जाता है, सापेक्ष यानी रिलेटिवली इथिक्स या मॉरल को करेक्ट किया जाता है कि सापेक्ष रूप से नैतिक है कि नहीं। लेकिन हमारी शिक्षण संस्थान निरपेक्ष बनाती है, दुनिया के लिए कहीं भी जाएगा तो नैतिक का नैतिक ही है। चूँकि सापेक्ष नैतिकता का बड़ा विभत्स रूप देखने को मिलता है। जैसे देखिए, अब बिहार के अंदर मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ कि कोई शराब पी ले तो जेल जाएगा, और उत्तर प्रदेश में बिहार के बगल में चला जाए तो कोई नहीं जेल जाएगा। तो क्या है, ये सापेक्ष और निरपेक्ष नैतिकता का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। तो जीवन सापेक्ष नैतिकता से चलता है, लेकिन शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ जो चीज़ गलत है तो गलत है। उसकी किताबों में है कि शराब नहीं छूना है, तंबाकू नहीं छूना है, उसको कोई कानून से मतलब नहीं। मुसल्सल एक मॉरल इंस्टीट्यूशन है, मॉरल पैदा करता है। जय हिंद, गुरुवर, आशीर्वाद दीजिए और इस कक्षा को अधिक से अधिक फैलाइए।